दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं उपकल्पना क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि परिकल्पना क्या है, इसके प्रकारों की वर्णन करें। ठीक है, उपकल्पना या परिकल्पना बात एक ही पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो उससे पहले हमारे मन में एक कोई कल्पना आती है, उसी को तो हम लोग परिकल्पना कहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि आप नए नए गाड़ी सीख रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी सीखने से भी पहले आपके मन में कुछ कल्पना आता होगा कि फॉर एग्जांपल हम गाड़ी सीखने जा रहे हैं, हो सकता है कि अगर गाड़ी को हम रास्ते से किनारे कर दें तो क्या होगा, या तो फिर हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत प्रकार का आपके मन में कल्पना आता होगा। ठीक है, आप नए नए कहीं स्कूल जाते हैं तो उससे पहले आपको बहुत सारे कल्पना आता होगा। आप नए नए कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो इससे पहले आपको कुछ ना कुछ कल्पना आता है। ठीक है, तो हर एक काम को करने से पहले कल्पना के माध्यम से ही होता है। जब तक कोई कल्पना नहीं होगा तब तक आगे का काम सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग पढ़ने भी जाते हैं तो हम लोग के अंदर एक कल्पना आता है कि आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इस टाइप से पढ़ेंगे, उस टाइप से पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले भी कल्पना करते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे परिकल्पना का बात किया गया। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो परिकल्पना का अर्थ है, परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन, मतलब कोई भी काम करने से पूर्व चिंतन करना, मतलब उस पर विचार करना। चिंतन मतलब विचार करना, पूर्व चिंतन मतलब पहले चिंतन विचार करना। ठीक है, वह चिंतन जो अनुसंधान के पहले, देखो जहां भी अनुसंधान आएगा इसका मतलब होता है रिसर्च करना, कोई भी चीज़ों पर दोबारा रिसर्च करना। ठीक है, तो वह चिंतन जो अनुसंधान के पहले किया जाता है उपकल्पना कहा जाता है। मतलब देखो, वह चिंतन, वह विचार जो अनुसंधान यानी रिसर्च के पहले, कोई भी चीज़ों पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, छानबीन कर रहे हैं, तो उससे पहले जो हमारे मन में कल्पना आती है ना, उसी को हम लोग उपकल्पना कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा विचार जो हम लोग रिसर्च करने से पहले किया जाता है। ठीक है, मान लो कि हमें कोई भी चीज़ों पर रिसर्च करना है, ठीक है, कि हमें नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, इस चीज़ पर हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान मतलब ही होता है इंग्लिश में रिसर्च। तो मान लो कि मैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे नोट्स कैसे बनाना है, तो इससे पहले हमारे मन में कुछ विचार आएगा कि पहले हमें स्केल से लाइन खींचना है, हमारे पास 2 पेन होना चाहिए। तो यही चीज़ें जो हमारे मन में विचार आता है ना अनुसंधान से पहले, यानी कि रिसर्च से पहले, वही हमारा क्या होता है, परिकल्पना कहलाता है। और हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद करता है कौन, परिकल्पना। क्योंकि जब तक हम लोग परिकल्पना नहीं करेंगे ना, जब तक हमारे मन में कोई विचार नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग कोई भी चीज़ों को अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो अनुसंधान जो टिका हुआ है, यानी रिसर्च जो टिका हुआ है, वो टिका हुआ परिकल्पना पर, यानी कि कल्पना पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे, वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में उपकल्पना का प्रथम स्थान आता है। देखो, जितने भी सारे वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण जो वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं वो उपकल्पना का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग नए नए चीज़ों का क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, उस पर नए नए चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसर्च करने से पहले उन पर वो विचार करते होंगे। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में भी उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह वैज्ञानिक मान्यता है कि परिकल्पना से ही अध्ययन शुरू होता है। देखो, वैज्ञानिक लोगों का ये कहना ना कि परिकल्पना से ही हमें अध्ययन शुरू करते हैं और उपकल्पना के साथ ही इसका समापन हो जाता है। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक लोगों ने भी ये बात कह दिया कि कोई भी चीज़ों को शुरुआत करते हैं ना तो उपकल्पना के साथ ही करते हैं, और अगर उसका समाप्ति भी करते हैं तब भी उपकल्पना। क्योंकि कोई चीज़ को अगर हम समाप्त करने वाले होते हैं तभी हमारे मन में कोई ना कोई विचार जरूर आता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ पर रिसर्च करने से पहले जो हम लोग कल्पना करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, और तो फिर उपकल्पना कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में, अनुसंधान मतलब रिसर्च में, तो जो समाज में जितने भी सारा रिसर्च होता है उस सभी में उपकल्पना का अत्यधिक महत्व है। यानी सामाजिक अनुसंधान में, सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। तो समाज में जो रिसर्च होता है ना, उसमें उपकल्पना का अत्यधिक महत्व है। और सिर्फ समाज में नहीं, हर एक वो क्षेत्र जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ पे उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि बिना उपकल्पना का रिसर्च हो ही नहीं सकता। हम लोग खाने भी जाते हैं, वहाँ तक भी हम लोग कल्पना करते हैं। खाने से पहले भी हम लोग माइंड में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि हमें कितना खाना है, आज नहीं खाना, हर प्रकार का कल्पना करते हैं। चाहे वो कल्पना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हम लोग उपकल्पना जरूर करते हैं। अब देखते हैं उपकल्पना की परिभाषा। देखो दोस्तों, ये विद्वानों के द्वारा दिया गया कुछ परिभाषा, तो ये सब चीज़ें में हम आसान या तो फिर हार्ड अपने ओर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा दिया गया चीज़ है। ठीक है, तो जिस भाषा में उसने दिया उसी भाषा में हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो गुड एंड हैट के अनुसार, गुड एवं हैट के अनुसार, तो देखेंगे कि गुड एवं
हैट ने क्या कहा, तो इसने कहा उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं, है ना। उपकल्पना हमें इस बात की याद करती है, इस बात की वर्णन करती है कि आगे हम क्या देखना चाहते हैं। एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है, जो उपकल्पना होती है वो किसकी ओर देखती है, एक भविष्य की ओर देखती है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी, और जो उपकल्पना होती है ना वो सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। चलो दूसरा है लंडबर्ग के अनुसार, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लंडबर्ग ने क्या कहा, ठीक है। तो इसने कहा कि उपकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। मतलब देखो ये जो विद्वान थे इसने साफ साफ तौर पे कह डाला कि उपकल्पना एक कम चलाऊ निष्कर्ष है। और निश्चित सी बात है कम चलाऊ निष्कर्ष है, क्यों? क्योंकि हर एक, मान लो हमें कुछ आगे काम करना तो उससे पहले हम लोग माइंड में कल्पना करते हैं, क्या वो माइंड में जो हमने किया है वो सही निकलेगा, हो सकता है वो गलत निकले। हम सोच रहे हैं कि चलो साइकिल से कोडरमा जा रहे हैं तो हमारे मन में विचार आ रहा है कि जल्दी पैदल चलाएंगे तो हम कोडरमा पहुंच जाएंगे, चाहे तो फिर कहीं भी हमें कोई भी हमें अगर क्षेत्र में जाना तो हम लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि हम लोग उस, मेरा जो बात है वो सही ही होगा, लेकिन मैंने एक कल्पना मान के चला कि हम लोग स्पीड से पैदल चलाएंगे, लेकिन ये एक कम चलाऊ है, इसको हम एक्चुअल में नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये कम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन इसका सही क्या है इसकी परीक्षा भी बाकी है। हाँ, जब हम पैडल मार करके कोडरमा पहुंच जाएंगे, तो जिस स्थान पर हम जा रहे हैं उस स्थान पर अगर हम पैडल मार करके पहुंच जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ जो मैंने कल्पना किया था वो कम चलाऊ बिल्कुल सत्य निकला। लेकिन कल्पनाएं जो होती है वो कम चलाऊ होती है और इसकी सत्यता की परीक्षा कभी होती नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब वो बात सही हो जाएगा तो फिर हम लोग कल्पना नहीं करेंगे ना। आखिर कोई बात अगर सत्य हो जाएगा तो फिर हम लोग कल्पना नहीं करेंगे। मान लो हम जिस स्थान पर जा रहे हैं पैडल मार कर चल गए तो हमारा कल्पना सत्य होगा, तो फिर वो सत्य में बदल गया, फिर वो कल्पना वहाँ अलग हो गया चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब तक हमारे मन में सही है कि गलत है ये विचार रहता है तभी तक हम लोग कल्पना करते हैं। जब हमारे मन में ये बात होता है कि नहीं ये 100% सत्य है तो वहाँ कल्पना होता ही नहीं है। पीएच मन के अनुसार, तो इसने क्या कहा, इसने कहा उपकल्पना एक कम चलाऊ अनुमान है। इसके पहले वाले विद्वानों ने कहा एक कम चलाऊ निष्कर्ष है, जबकि इसने कहा कम चलाऊ अनुमान है, जो हम लोग काम चलाने के लिए अनुमान लगाते हैं। कलिंजर ने क्या कहा, इसने कहा परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के पारस्परिक संबंधों के बारे में एक कथन है। मतलब इसने क्या कहा, दो या दो से अधिक चरों के पारस्परिक संबंधों के बारे में कथन है। मतलब इसने क्या कहा कि दो या दो से अधिक चरों के पारस्परिक एक दूसरे के संबंध के बारे में एक कथन है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 विद्वान के बारे में बताया। 4 में से आप लोग 2 या 4 कोई भी आप लोग 2 या तो 3 वो, या तो कोई ज़रूरत नहीं कि 4 का 4 ही आप लोग याद करके जब 2 कर लो या तो 3 कर लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर लेना या 3 कर लेना, ठीक है। 2 विद्वान का या तो फिर 3 विद्वान का याद कर लेना। अब देखो इसके बाद भी कुछ वीडियो आएगा, जैसे क्या हो गया आपका आयत चित्र हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये और भी वीडियो आएंगे, ठीक है, जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपका टोटल जितने सारा क्वेश्चन है उसमें से जो सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है वो यही आपका उपकल्पना। हार्ड भी नहीं है लेकिन एक सबसे ज़्यादा उनमें से भी अगर मैं देखूँ तो उसमें से भी यही हार्ड है, बाकी सारा यही है, ठीक है। उपकल्पना के प्रकार या वर्गीकरण, इसके प्रकार क्या, तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर उपकल्पना को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। पहला सरल उपकल्पना, ठीक है, सरल उपकल्पना। तो वह उपकल्पना जो जटिल ना होकर सरल होती है उसे हम लोग बोलते हैं सरल उपकल्पना। ये हमारा इसका प्रकार के अंदर आएगा, ठीक है। अगर सरल उपकल्पना पूछा जाएगा तो ये वैसे उपकल्पना होती है जो सरल होती है, जटिल नहीं होती है। और जटिल उपकल्पना क्या होती है, वह उपकल्पना जो जटिल होती है। वेरी सिंपल है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। अनुभवित का मतलब होता है वैसा कल्पना जिसमें हम मेरा अनुभव है, पहले से हमें अनुभव है। जैसे गरीबों के कारण अशिक्षा, कि हम लोग गरीब हैं इसलिए हमारा अशिक्षित हैं, गरीब लोग ही अशिक्षित होते हैं, पढ़ नहीं पाते। तो इस चीज़ों को कहीं संविधान में लिखा नहीं गया स्पष्ट रूप से कि गरीब आदमी ही अशिक्षित होता है। हो सकता है कि वे व्यक्ति पढ़ने में कमजोर हो सकता है वो व्यक्ति पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं अनुमान कह रहा है, मेरा अनुभव कह रहा है कि गरीबी के कारण ही अशिक्षा है। तो ये भी एक मेरा अंदर कल्पना है। सही भी मेरा कल्पना हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता होगा तो फिर उसका गरीबी कहाँ से अशिक्षा का कारण बनेगा। तो अनुभवी कल्पना का कहने का मतलब है जो हम लोग को कुछ अनुभव है पहले से, उसके बारे में हम लोग कुछ अनुभव करते हैं कि जैसे गरीब ही अशिक्षा का कारण है, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो मर जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते आ रहे हैं और धीरे धीरे कुछ मतलब हमारे अंदर आइडिया है उसके बारे में, अनुभव है, तो उसको बोलते हैं अनुभवी कल्पना, ठीक है।
यह वे कल्पनाएं हैं जिनका संबंध सामान्य जीवन में प्रचलित विचार एवं व्यवहार से होता है। जैसे जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विवाह संबंधित उम्र कम या अधिक है, इसे सभी जानते हैं और मानते हैं। यह सत्य और असत्य कुछ भी सिद्ध हो सकती है, गरीब के कारण अशिक्षा। देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक शहर का और एक ग्रामीण का शादी के बारे में, और दूसरा गरीब के कारण अशिक्षा। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अनुभव के बारे में आपको सिर्फ इतना ही लिखना कि यह वे कल्पनाएं होती है जिसके संबंध मानव जीवन के प्रचलित विचार एवं व्यवहार से होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 देना आपको, जैसे ग्रामीण और शहरी में हम लोग देखते हैं ग्रामीण लोगों में जल्दी शादी कर दिया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र में बहुत ही अधिक उम्र के बाद शादी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब 18 उम्र में अगर शादी करने का एक होता है या तो फिर 21 में, तो ग्रामीण इलाकों में हम लोग बहुत दिनों से अनुभव कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जल्दी कर दिया जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में कम बहुत देर से कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम ना तो ग्रामीण क्षेत्रों के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ों को सत्य मान सकते हैं, ना तो हम शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी चीज़ों को सत्य या असत्य कह सकते हैं, लेकिन हम एक अनुभव जो किए हैं इतना दिन से वो चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। गरीबी को कारण अशिक्षा हम लोग अनुभव किए हैं, बहुत दिनों से देखा कि गरीब के कारण अशिक्षा होता है, लेकिन ये सत्य है असत्य इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारा पॉइंट लिखा, इसमें से कुछ पॉइंट आपको नहीं भी समझ में आ सकता है तो उसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चौथा है कार्यकारी उपकल्पना। एक कार्यकारी उपकल्पना क्या? यह अनुसंधानकर्ता का मतलब हो गया जो रिसर्च करता है, रिसर्चकर्ता जो कोई भी चीज़ों का छानबीन करता है उसको बोलते हैं अनुसंधानकर्ता। तो यह अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित है। किस पे है? कार्यकारी मतलब क्या? कार्य करना। ये प्रारंभिक अनुमान पर आधारित है, क्योंकि कोई भी कल्पना जब हम लोग कार्य नहीं करेंगे तो फिर आगे होगा नहीं। तो कार्यकारी उपकल्पना जो होती है वो पहली यानी शुरुआती अनुमान पर आधारित है। जब उपकल्पना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तब इसका निर्माण होता है। देखो क्या होता है ना, जब कोई भी कल्पना हमने लोग मान लिए, ठीक है, चलो कल्पना कर लिए, अब उसको कोई भी सिद्ध करने के लिए कोई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम कोई कल्पना कर लिए और उसको सही सिद्ध करने के लिए कोई मेरे पास ठोस सबूत नहीं है, तब कार्यकारी उपकल्पना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 5वां अनुसंधान उपकल्पना। तो यह 2 या अधिक चरणों, यहाँ पे चरणों लिखा गया, ठीक है, चरों होगा, ठीक है, चरों, इसमें चर की बात किया गया, ठीक है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे चर राशि, ABCD का अक्षर, जैसा मान लेते हैं कि माना कि x, माना कि आफ्ताब का उम्र y, ठीक है। तो चर मतलब ABCD का अक्षर माना जाता है, ठीक है। और हम लोग जब भी कल्पना करते हैं तो ABCD का अक्षर ही करते हैं, इसलिए चर यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। देखो यह 2 या अधिक चरों के मध्य अनुमान पर आधारित संबंधों को व्यक्त करती है। अनुसंधान उपकल्पना क्या है? 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य अनुमान पर आधारित संबंधों को क्या करती है? व्यक्त करती है, ठीक है। देखो दोस्तों ये उनके प्रकार है, क्या है? उनके प्रकार है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, आप अच्छे से समझा भी नहीं रहे, तो ये चीज़ें प्रकार है, ठीक है। और प्रकार है तो जो चीज़ें लिखा गया वही चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ ना। मैं आपको बता दिया चर का मतलब क्या होता है, और चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं अपने ओर से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बट थोड़ा मैंने बताया कि क्वेश्चन थोड़ा अटपटांग है, ठीक है। 6ठा नकारात्मक उपकल्पना। देखो जिसमें 2 चरों के मध्य नकारात्मक सहसंबंध प्रकट किया जाता है, जैसे अशिक्षा कारण गरीब नहीं। देखो नकारात्मक उपकल्पना, देखो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, वीडियो पूरा देखो। मैंने यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लिखा, उनमें से अगर आपको ज़्यादा 1 नहीं समझ आएगा, 2 समझ नहीं आएगा, 3 नहीं समझ आएगा, बाकी तो समझ में आएगा ना। नकारात्मक उपकल्पना का मतलब होता है नकारात्मक, जैसे हम आपको उल्टा बात बोल रहे तो वो नकारात्मक हो गया। तो जिसमें 2 चरों के मध्य नकारात्मक सा संबंध प्रकट करता है, ठीक है। 2 चरों के बीच कैसा नकारात्मक सा संबंध प्रकट करता है, ठीक है। जैसे अशिक्षा का कारण गरीब नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आएगा कहेगा अशिक्षा का कारण गरीब नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्योंकि गरीबी का कारण अशिक्षा ही है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अशिक्षा गरीबी के कारण नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए नकारात्मक उपकल्पना होती है। जो थोड़ा गलत हमको लगता है ना, जो हमको मेरा मन को थोड़ा गलत लगता है, वो उसको बोलते हैं नकारात्मक उपकल्पना। अगर कोई कह देगा कि बच्चों को काम पर भेजना चाहिए, तो ये हमारा उपकल्पना क्या है? नकारात्मक उपकल्पना है, क्योंकि बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए। 7वां शून्य उपकल्पना, यानी इसका अर्थ होता है शून्य या तो फिर नहीं के बराबर, ठीक है। 2 चरों के बीच कोई सहसंबंध नहीं होता है, 2 चरों के बीच जब कोई सहसंबंध नहीं होता तो उसको बोलते हैं शून्य उपकल्पना, ठीक है। 8वां वैकल्पिक उपकल्पना, यह क्या होता है? तो यह 2 परिकल्पनाओं, एक अनुसंधान यानी जो रिसर्च होता है और एक शून्य का समूह होता है। ये 2 कल्पनाओं का समूह होता है, एक अनुसंधान यानी रिसर्च और शून्य का समूह होता है, उसको बोलते हैं वैकल्पिक उपकल्पना, ठीक है। वैकल्पिक उपकल्पना किसको बोलते हैं? जो रिसर्च और शून्य का समूह होता है।
9वां सांख्यिकी उपकल्पना। देखो सांख्यिकी हम लोग गणित में पढ़ते हैं, ठीक है। तो गणितीय उपकल्पना जिसमें संख्या का बोध होता है उसको हम लोग सांख्यिकी उपकल्पना कहते हैं, ठीक है। 10वां है द्विचरीय उपकल्पना। तो दो चरों के मध्य संबंध स्थापित करना हो तो उससे हम लोग बोलते हैं द्विचरीय उपकल्पना, ठीक है। दो चरों के मध्य संबंध स्थापित करना हो तो द्विचरीय उपकल्पना कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हमारा दाइंड है, यानी कि क्वेश्चन खत्म हो गया। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन इसके बाद होना चाहिए, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि रात भर में मैं जितना कर पाऊंगा उतना क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप बहुत लेट से वीडियो बनाएं। देखो दोस्तों, मुझे लास्ट से वीडियो बनाने को कोई शौक नहीं था। अभी जो मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ, अगर मैं यही वीडियो बहुत पहले बना देता तो मेरा वीडियो में बहुत अच्छा खासा व्यूज जाता, ठीक है। कोई चाहता कि मैं व्यूज ना पाऊँ, जितना मेहनत मुझे अभी करना पड़ रहा होता तो मैं पहले ही कर लेता, लेकिन बस टाइम को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं कर पाया। बट मैं इतना क्वेश्चन जरूर आप लोगों के लिए करवा दूंगा कि आप लोग अच्छा से एग्जाम लेकर के आओगे, ठीक है। ये मेरा, आप मुझ पर विश्वास करो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।